हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज आपको पढ़ाएंगे ब्लड के बारे में, यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे विज्ञान, और विज्ञान में पढ़ेंगे ब्लड नहीं रक्त चैप्टर। और रक्त चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, WBC RBC का क्या काम है, प्लेटलेट्स का क्या काम है। नहीं, आज हम आपको इन सभी चीज़ों से रूबरू कराएंगे। तो देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि रक्त ब्लड, रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, इससे ऑब्जेक्टिव सवाल आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी ब्लड की रक्त वाले चैप्टर से। नहीं तो आप देख रहे हैं रक्त कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि रक्त कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक, और सारे ऑप्शन दे देंगे। तो आपको उसमें चूज करना होगा सही आंसर को। तो आप सही आंसर पर मारेंगे तरल संयोजी ऊतक होता है। नहीं, और यह तरल होता है। आप देखते हैं कि ब्लड कैसा होता है, बहाव होता है। ब्लड जब आपके शरीर से गिरता है, निकलता है, तो क्या होता है, उसमें बहाव होता है, यानी तरल, यानी बहने की पावर होता है, इसलिए उसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अब आ गया रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मेरे दोस्तों, ये पीएच मान होता क्या है, नहीं तो पीएच मान होता क्या है, ये बात आपके मन में चल रहा होगा कि सर पीएच मान क्या होता है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु का, नहीं हाइड्रोजन का पावर मान होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु मान होता है इसका तरल, ये रक्त का 7.4। अब आप कहेंगे कि सर पीएच मान का खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था सारेंसन किया था। कौन किया था, सारेंसन किया था। ये सारेंसन महोदय थे, यही पीएच मान का खोज किए थे। नहीं, अब आपके मन में और आएगा कि सर ये तो आप रक्त का पीएच मान बता दिए कि 7.4 होता है, तो सर नींबू का क्या होगा, जल का क्या होगा, आंसू का क्या होगा, और अगोरा वगोरा है ना। तो मेरे दोस्तों, मैं पीएच मान पर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें पूरी आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि पीएच मान कैसे याद करेंगे। और पीएच मान आपको तो एकदम याद करना होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में तो 100% पूछा जाएगा। नहीं, अब किसका पूछा जाएगा ये मैं नहीं बताऊंगा, है कि नहीं। चलिए, अगर हम इतना बताते तो आप तो मेरे ही पास दौड़ कर आ जाते आप लोग पूछने की क्या जरूरत होता। तो आप देख रहे हैं रक्त का कितना पीएच मान होता है, 7.4। तो एक और का पीएच मान 7.4 होता है, तो किस चीज का होता है, आंसू का होता है। आंसू का भी पीएच मान कितना होता है, 7.4 ही होता है मेरे दोस्तों। कितना होता है, 7. आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4। क्योंकि आप जानते होंगे, सुने होंगे, लोग कहता है, क्या कहता है, तू ना खून के आंसू रोबा, नहीं खून के आंसू रोबा, है ना। ट्रिक देखिए, खून के आंसू रोब, यानी खून का भी पीएच मान, खून को रक्त भी कहता है, ब्लड भी कहता है, आप जानते हैं। तो खून का भी पीएच मान 7.4 होगा, और आंसू का भी पीएच मान कितना होगा, 7.4 होगा। तो अब तो आपके मन में अब हरदम याद रहेगा कि खून के आंसू रोब, है ना, यानी दोनों का मान 7.4 होता है। अब आपके मन में और भी आएगा कि सर पानी का पीएच मान क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, हम आपको पीएच स्केल से लेकर चलेंगे कि पीएच स्केल पर कौन अम्लीय होता है, कौन क्षारीय होता है, कौन उदासीन होता है। और उसमें हम आपको बताएंगे जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि वो उदासीन होता है। देखते होंगे आप, जल किसी भी स्वाद का नहीं होता है, नहीं ना खट्टा लगता है, ना मीठा लगता है, स्वादहीन होता है कि नहीं। तो आप तो अब समझ रहे होंगे कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है। और आपको हम स्केल पर बताएंगे, इस तरह स्केल निकाल करके, यहाँ 7 हो जाएगा, तो ई हो जाएगा 6 हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ई हो जाएगा 4 3 2 1। नहीं, तो 7 से नीचे वाला क्या होता है, तो अम्ल होता है। और 7 से ऊपर अगर चले जाइए, 8 9 10 11 12 13 14, ये हम आपको एक वीडियो बनाएंगे इस पर पीएच स्केल पर, और उसमें बताएंगे कौन उदासीन होता है, कौन अम्लीय होता है, कौन क्षारीय होता है। हाँ, थोड़ी सी आप जान लीजिए कि मोटी मोटी भाषा में, कि अगर 7 से अगर जिसका पीएच मान कम होता है वो होता है अम्लीय, और 7 से जिसका पीएच मान अधिक होता है वो होता है क्षारीय। और कहिएगा सर 7 से तो बता दी नीचे, और 7 से ऊपर 7 वाला नहीं होता है। अरे मेरे दोस्तों, 7 पर जिसका पीएच मान होगा उदासीन, नहीं ना वो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, वो क्या होगा, उदासीन होगा। तो अब तो हम आपको बता दिए कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है।
कितना होता है 7.7 होता है। और दूध का पीएच मान कितना होता है तो 6.4 होता है। कितना होता है 6.4 होता है। अब पूछिएगा कि सर और नींबू का कितना होता है। मेरे दोस्तों बहुत कुछ का है, हम बोले हैं आपको एक वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। खैर नींबू आप कही दिए तो नींबू का भी हम बता दें। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। नहीं, इस पर एक गाना निकला था, आप भोजपुरी गाना सुने होंगे, 2-4 गो नींबुआ लटकाला चोटी में, है कि नहीं? क्या आप सुने थे होंगे कि 2-4 गो नींबुआ लटकाला चोटी में। तो आप देख रहे हैं वो गाना आपको जैसे मन में आएगा 2-4 गो नींबुआ, तो आपको बुझा जाएगा कि नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। नहीं, खून के आंसू रोएगा तो खून का भी पीएच मान 7 होता है और 7.4 होता है, और आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। नहीं, 7 तो होता है जल का। चलिए अब देखा जाए मनुष्य में रक्त, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त रहता है। तो मेरे दोस्तों मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है 5 से 6 लीटर। आप जब जाते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपके क्या करता है, वेट कराता है, नहीं कि आपकी वजन कितना है। किस लिए? इसी को पता लगाने के लिए कि आपके शरीर में कितना प्रतिशत मात्रा में जल होना, जल नहीं सॉरी रक्त होना चाहिए, इसकी पता लगाने के लिए। रक्त की मात्रा शरीर के भाग का 7% होता है। यानी कि 7%, यानी कि अगर आपकी वजन 70 किलो है तो 70 किलो का 7% आपका होना चाहिए, उसमें जल होना चाहिए। और 7% कहिएगा सर कितना हो, तो हम तो मैथ भी टीचर हैं और आपका मैथ भी हम निकाल कर ही बता देंगे। तो ये कितना हो जाएगा देखिए ना, 7×7 = 49 और बाटा में 10 आ जाएगा, कटाइएगा यानी कि 4.9, यानी कि बुझिए कि लमसम 5 लीटर आपके शरीर में रक्त होना चाहिए। नहीं, अगर मान लीजिए कि आप 17 ही किलो के हैं तो 17 ही किलो का 7% निकालिएगा, और 150 किलो है तब उसका 7%। अभी कहिएगा सर कि एगो लड़कों में उतने रक्त रहेगा, ना 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 ना, उतना रक्त बच्चे में नहीं होता है। हर इस शरीर के वजन के हिसाब से रक्त की भी मात्राएं होती है। तो रक्त की मात्रा शरीर के भाग का कितना होता है 7% होता है। अब आपसे पूछ देगा कि शरीर भले रक्त का रंग कैसा होता है, तो ये तो एक अनपढ़ व्यक्ति, आवारा व्यक्ति होता है ना, जो साफा कुछ नहीं जानता है, बहु आते फिरता है, उसको आवारा कहा जाता है। वह बता देगा कि पागल हुआ रक्त के रंग कैसा होखेला, अरे लाल होखेला। लेकिन लाल होता किसके कारण है? तो मेरे दोस्तों लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आपसे कोई भी पूछ सकता है ना, एक अब कोई पूछे कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो आप कहिएगा पगला गल बाटे ना, कि रोज देखबे करता है कि रक्त लाल होता है, फिर पूछ रहा है। अरे हाँ, पूछने का उसका काम है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। फिर अगला है कि स्त्री की अपेक्षा पुरुष में आधा लीटर रक्त अधिक होता है। यानी अगर पुरुष में 5 लीटर है तो स्त्री में 4.5 लीटर होगा। नहीं, यानी इसके कहने का मतलब हुआ कि स्त्री के से आधा लीटर अधिक पुरुषों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं ऋतुस्राव तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। नहीं, ऋतुस्राव में होता क्या है कि उन लोगों के शरीर से ब्लड बाहर निकल जाता है, जिससे आधा लीटर अनुमान रखा जाता है कि आधा लीटर रक्त पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कम होता है। अब रक्त के प्रकार के बारे में जानेंगे हम लोग, नहीं कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मेरे दोस्तों आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा और उसे देने के लिए आपको ये सभी याद रखना होगा कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा रुधिर कणिका होता है। अब प्लाज्मा के भी कुछ काम होते हैं, रुधिर कणिका के भी। देखिए यहाँ बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे है कि रुधिर कणिका के भी 3 भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स। इन सभी को हम बताएंगे कि किसका कहाँ काम है, क्या है। पहले हम लोग देखिए प्लाज्मा का, कि हमारे शरीर में प्लाज्मा कितना रहता है 60% से 55% तक। नहीं, यानी कि अगर पूछ दे आपसे कि मनुष्य के शरीर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों आप बताएंगे 60% होती है। कितने प्रतिशत? 60%। अगर सवाल में 60% अगर नहीं हो, 55% हो, तो आप 55% को ही मारेंगे। नहीं, अगर मान लीजिए 60% भी दिया हो, 55% भी दे दिया हो, आप कहेंगे
आपके मन में उठेगा प्रश्न कि सर कहीं 60% भी दे दिया हो और 55% भी दे दिया हो, तब क्या करेंगे? तब उस स्थिति में आप 60% को मारेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में प्लाज्मा की मात्रा 60% ही होता है। जब कम थोड़ा सा होता है तो 55% तक आता है, नहीं उससे कम नहीं होता है। लेकिन देख रहे हैं रुधिर कणिका कितना होता है? 40% होता है। जब इधर कम होगा तो इधर क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी 45% हो जाता है। तो आपसे अब परीक्षा में पूछेगा कि रुधिर में यानी रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो आप बताएंगे 60%, नहीं। और रुधिर कणिका की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 40% से 45%, नहीं। अब आइए प्लाज्मा क्या होता है। तो मेरे दोस्तों प्लाज्मा पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। क्या होता है? पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। आप कभी देखे होंगे कि कोई घाव हो जाता है, फोड़ा फुंसी होता है, तो उसमें से पंछा टाइप का निकलता है। क्या निकलता है? पंछा टाइप का निकलता है, वो प्लाज्मा ही है। चलिए, प्लाज्मा का 90% भाग जल का बना होता है। किस चीज का बना होता है? जल का बना होता है। प्लाज्मा का 90% भाग किस चीज का बना होता है? जल का बना होता है। और जो 10% शेष 10% बच जाएगा वह बना होता है प्रोटीन का, कार्बनिक और अकार्बनिक होता है। प्रोटीन होता है और कार्बनिक अकार्बनिक होता है। मेरे दोस्तों प्लाज्मा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्लाज्मा को सीरम या सीरम के भी नाम से जाना जाता है। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि प्लाज्मा को और दूसरी किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे सीरम या सीरम। आप देखेंगे ऑप्शन में सीरम होगा तो सीरम मारेंगे, सीरम होगा तो सीरम मारेंगे, नहीं। अब कहिएगा दोनों होगा तब सर, दोनों नहीं होगा मेरे दोस्तों। सवाल पूछने के कुछ तरीकाएं होती है, कुछ नियम होता है, कुछ शर्तें होता है, उसी आधार पर पूछा जाता है। अब आइए पढ़ा जाए रुधिर कणिका के बारे में। तो रक्त में रुधिर कणिका की मात्राएं कितनी होती है? तो 40% से 45% होती है, देख रहे हैं आप। अब देखना है कि रुधिर कणिका को भी 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यू से व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कण कोशिका, श्वेत रक्त कण कोशिका और प्लेटलेट्स। मेरे दोस्तों आपसे भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी को जाना जाता है इरेथ्रोसाइटस के नाम से, इरेथ्रोसाइटस के नाम से जाना जाता है। और डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकोसाइटस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ल्यूकोसाइटस के नाम से। और प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे थ्रोम्बोसाइटस के नाम से, नहीं। यह अंग्रेजी नाम है मेरे दोस्तों, इसे जरूर याद रखेंगे कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे इरिथ्रोसाइटस के नाम से, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइटस के नाम से और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटस के नाम से। अब मेरे दोस्तों अब इसके जीवन काल भी कुछ होते हैं और जन्म स्थान भी होता है। तो आरबीसी का जन्म स्थान है अस्थि माजा, यानी हड्डियों के बीच में, नहीं। ल्यूकोसाइटस यानी डब्ल्यूबीसी का भी जन्म स्थान है अस्थि माजा और प्लेटलेट्स का भी जन्म स्थान है अस्थि माजा। इन तीनों का अगर जन्म स्थान पूछ दे कि आपसे पूछ देगा कि प्लेटलेट्स का जन्म स्थान कहाँ है, तो आप बताएंगे अस्थि माजा में होता है। अब कोई कहेंगे सर अस्थि माजा ये कहाँ होता है? तो मेरे दोस्तों हड्डियों के बीच में अस्थि माजा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के बीच में। कभी आप मीट उट खाते होंगे, मांस खाते होंगे, नहीं, तो आप उसमें से अस्थि माजा आपको मिलता होगा, जो चूसने के बाद उसमें से। चलिए अब देखा जाए कि इसके जीवन काल कितने होते हैं। मेरे दोस्तों जितने भी दुनिया में जीव हैं, जंतु हैं, इनका जन्म है तो मृत्यु भी है। एक समय के बाद उसका नाश भी होता है और जिसका नाश होता है उसका फिर निर्माण भी होता है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो चलिए देखा जाए कि इसका जीवन काल कितना है। तो आरबीसी का जीवन काल है मेरे दोस्तों 20 से 120 दिन तक। कितना दिन तक? 20 से 120 दिन तक, नहीं 20 दिन से कम 20 दिन जीवित रहेगा और अधिक से अधिक 120 दिन तक जीवित रहेगा। और डब्ल्यूबीसी का तो 3 से 4 दिन तक, नहीं, और प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन तक इसका जीवन काल होता है। अब कहिएगा कि सर इसका इतना लंबा होता है, इसका कम होता है, इसका क्यों कम होता है? नहीं, तो मेरे दोस्तों इसका काम है खाली संदेश पहुंचाना, नहीं। जिस तरह आप देखते हैं ना नेता लोग का
कैसे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये लोग हैं, ये लोग खाली बस खबर देंगे कि देखो फला जगह हमला हो गया, फला जगह खुफिया विभाग आ गया, फला जगह ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अरे बेचारे रक्षक लोगों का है, फौजी लोगों का काम है क्या है? रक्षा करना। उसके लिए बस मर जाना, मिट जाना। उसी तरह इन लोगों का काम है। आप देखिए इसका काम क्या है ये भी बताते हैं। इसका कार्य है, आरबीसी का कार्य है O2 को अंदर लाना और CO2 को बाहर ले जाना। क्या करना है? O2 यानी ऑक्सीजन को बाहर अंदर ले जाना और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले आना, निकालना है। नहीं, यानी यह संदेशवाहक का कार्य करते हैं। नहीं, और WBC का क्या कार्य है? रोगों से लड़ना है। नहीं, जब हमारे शरीर में किसी तरह का वायरस प्रवेश करता है तो यह क्या करता है? उससे लड़ता है। नहीं, जब देखते हैं अपने देश में भी जब कोई घुसपैठ आता है तो हमारे सैनिकों का काम क्या होता है? उससे लड़ना, उससे मुंहतोड़ जवाब देना। नहीं, और अपने देश में उसे इन नहीं करने देना। उसी तरह इसका भी काम है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बना कर रखना और दुश्मनों से लड़ना। नहीं, यानी बाहरी रोगों से लड़ना। इस क्रम में यह मार जाते हैं या मार भी देते हैं। तब आप जानते होंगे, इस पर भी हम WBC पर एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे, इनकी क्या काम होता है। अब है कि प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। प्लेटलेट्स का कार्य है मेरे दोस्तों और रक्त का थाका बनाना। अगर शरीर में प्लेटलेट्स की मात्राएं कम हो जाए, प्लेटलेट्स नहीं हो, आप जानते होंगे कि 1.5 लाख से 7 लाख तक प्लेटलेट्स की जरूरत होता है प्रत्येक मनुष्य में। कितना होता है? 1.5 लाख से 7 लाख तक। अगर 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स आपके शरीर में बनता है तो आपका किसी प्रकार की ऑपरेशन या दंत चिकित्सक जो होते हैं दांत उखाड़ने वाले, वो आपके दांतों को उखाड़ नहीं पाएंगे। किसी प्रकार की ऑपरेशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि 1.5 लाख से कम होने पर रक्त का थका नहीं बनेगा। तो आप जान गए होंगे प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त में थका बनता है। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि किसके कारण रक्त का थका बनता है? प्लेटलेट्स के कारण कि WBC कारण या RBC कारण? तो आप क्या बताएंगे? प्लेटलेट्स के कारण बनता है। अब आपसे पूछ देगा कि आपके शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य यानी सैनिक का कार्य कौन करता है? तो आप बताएंगे WBC करता है। नहीं, और O2 को, ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना कौन काम करता है? तो RBC करता है। चलिए मेरे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपकी जरूरत का लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हाँ, आप इस जगह से देख करके आप रक्त के पूरी ऑब्जेक्टिव सवाल को तैयार कर पाएंगे, नहीं याद कर लेंगे। चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग प्रत्येक दिन आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए हिंदी से, मैथ से और विज्ञान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को हम लोग तैयारियां करा रहे हैं और आप लोग भी तैयारी करें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी विषय में अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें और बताएं। मैं उस चैप्टर पे बहुत सटीक तरीके से एक वीडियो बनाया जाएगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे देख सकते हैं कि रक्त के प्रकार प्लाज्मा और रुधिर कणिका, और इनमें रुधिर कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। प्लाज्मा का क्या कार्य है, रुधिर कणिका का क्या कार्य है, जीवन काल क्या है। चलिए मेरे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।